गुड इवनिंग एवरीवन एंड यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आप देख पा रहे होंगे कि हम राज व्यवस्था को अध्ययन कर रहे थे और आप सभी जानते हैं कि राज व्यवस्था का मतलब उन नियमों, प्रक्रियाओं और सिद्धांतों से है जिसके द्वारा किसी देश या राज्य का शासन चलाया जाता है। तो हमने उसी में देखा कि भारत का जो शासन है वो एक संविधान के द्वारा या संविधान में स्थापित प्रक्रियाओं के द्वारा चलाया जाता है। तो हमने संविधान को जानने की कोशिश की, तो हमने देखा कि इस संविधान की नींव काफ़ी पुरानी है या कहे कि इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। तो हमने पहले उस इतिहास के संविधान को जानने की कोशिश की और जब जानने की कोशिश की तो हमने देखा कि कैसे भारत में एक कंपनी 1600 में 1600 ईस्वी में, जिस कंपनी का नाम होता है ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे वो 1600 ईस्वी में व्यापार करने आती है और व्यापार करते करते वो 1757 में सत्ता हासिल करने के लिए एक युद्ध लड़ती है और उस युद्ध का नाम देते हैं प्लासी की लड़ाई। ठीक इसी प्रकार से वो एक दूसरा युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध और फिर इलाहाबाद की संधि 1765 में इलाहाबाद की एक संधि होती है जो हमारे शासक और कंपनी के बीच होती है। और फिर यानी ये वो समय था जब पहली बार कंपनी को लिखित रूप में या कहे कि वैध रूप से उसको राइट्स मिलते हैं शासन चलाने के लिए। ये वो पहला समय था। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार कंपनी को राइट्स मिलते हैं शासन को चलाने के लिए। और फिर ऐसे कंपनी की बढ़ती शोषणकारी नीतियों के कारण पहली बार ब्रिटिश सरकार 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट कि कंपनी अब इस दायरे में रहकर कार्य करेगी, पहली बार ऐसा एक एक्ट या कानून पहली बार लाया जाता है। और इसके बाद इस प्रकार के कानूनों की झड़ी लगती है और फिर 1784 में और फिर 1813 में और 1833 और 1853 के 3 चार्टर एक्ट आते हैं। और इनके बाद क्योंकि अब कंपनी की वो शोषणकारी नीतियाँ, दमनकारी नीतियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो ऐसे में फिर भारत में 1857 में एक स्वतंत्रता संग्राम होता है। एक लोगों के द्वारा एक राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी जाती है, अपने आप को अंग्रेजी कंपनी से मुक्त कराने के लिए, ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल, तो किन्हीं मयानों में वो सफल होती है, लेकिन अंतिम रूप से देखेंगे तो वो ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पर नहीं टूट पाता है और अगेन फिर सीधा शासन चला जाता है ब्रिटिश सरकार के पास। यानी वो कंपनी जो अब तक शासन कर रही थी उसको, उसके सभी पदों को समाप्त कर दिया जाता है और नए 2 पद बनते हैं। और 1858 भारत शासन अधिनियम, और अब यहाँ एक वायसराय और भारत सचिव के 2 अलग अलग पदों का सृजन होता है। और इसके बाद यहाँ से शासन सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया जाता है। और फिर ठीक ऐसे ही 1861, 1892 और 1909 का वो मार्ले मिंटो सुधार, और फिर 1919 का मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार, और फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, हमने इन सभी का अध्ययन किया। और फिर देखा कि कैसे वो अगस्त प्रस्ताव आता है, कैसे अगस्त प्रस्ताव आता है, और फिर क्रिप्स प्रस्ताव, और देन इसके बाद आपने सभी ने देखा कि इसके बाद हमने वेवेल योजना को देखा, वेवेल योजना को समझा। और फिर हमने देखा कि कैसे वो माउंट बेटन योजना, यानी भारतीयों के लिए एक संविधान की बात और भारतीयों को स्वतंत्रता देने की बात यहाँ पहली बार रखी जाती है। तो हमने देखा कि इस माउंट बेटन योजना के तहत एक अंतरिम सरकार का गठन होता है और संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं।
और वो चुनाव होने के बाद जो हमने कल डिस्कस किया कि पहली संविधान सभा की मीटिंग 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और फिर अगली मीटिंग 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1940 को होती है। फिर उसमें एक स्थायी अध्यक्ष और उसके कुछ दिन बाद एक और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। एक उपाध्यक्ष, कुछ दिनों बाद एक उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, और फिर उसके कुछ समय बाद एक और अन्य कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। यानी अब 2 उपाध्यक्ष होते हैं और एक अध्यक्ष। और फिर 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1940 को जो हमने देखा और समझा कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर और 1946 को कैसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव आखिर क्या होगा, यानी हम जनता को क्या देना चाहते हैं, उसको पढ़कर सुनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फिर इसी प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है और फिर उस संविधान को बनाने की प्रक्रिया का आरंभ होता है और अनेक समितियों का गठन किया जाता है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि उनमें से कुछ समितियां बड़ी होती है और मैंने कहा उन बड़ी समितियों की संख्या लगभग 8 थी और बाकी कुछ छोटी समितियां थी। तो कल हमने उन बड़ी समितियों को देखा था और उनके अध्यक्षों को देखा था, उन समितियों के अध्यक्षों को भी हमने देखा था। और ये आप मानकर चलिए कि अक्सर यहाँ से किसी भी वनडे एग्जाम में या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ये प्री में अक्सर पूछ लिया जाता है, यानी प्रीलिम्स की परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया जाता है और उनमें कुछ बड़ी व कुछ छोटी समितियां होती है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि वो बड़ी समिति संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने देखी संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। और हमने देखा कि इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और जैसे मैंने तुम्हें कल बताया कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के मामलों को लेकर कुछ अलग से भी समितियां बनाई गई थी। ये एक बड़ा क्षेत्र था तो कुछ उप समितियों को बनाया गया और वो 5 प्रकार की उप समितियां थी जो हमने कल देखी कि उसमें मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, तो दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, और इसी प्रकार उत्तर पूर्वी, ये हम कल जो है डिस्कस कर चुके थे लगभग। और आज हम देखेंगे ये यहाँ तक हमने प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए समिति या राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने तुम्हें कल बताया कि इनमें कुछ वो समितियां थी जो संविधान सभा का संचालन कैसे होगा, कैसे संविधान सभा चलेगी, किन मुद्दों पर अगर टकराव होगा तो उन पर कैसे विवाद को सुलझाया जाएगा। तो कुछ समितियां उस संविधान सभा को चलाने के लिए थी तो कुछ समितियां उस संविधान को बनाने के लिए बनी थी। तो हम देखते हैं आज उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट समिति, और यहां से बार बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि वो प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी हमारा संविधान का प्रारूप क्या क्या उसके अंदर कौन से विषय रखे जाएंगे और कैसे हमारा संविधान होगा, कितना बड़ा होगा, आकार में कैसा होगा, यानी उसका एक मूर्त रूप देने की जो कमेटी थी वो थी प्रारूप समिति। तो हम देख लेते हैं कि उस प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, वो प्रारूप समिति यानी 7 सदस्य थी, उसके कौन मेंबर थे वो एक बार जान लेना अति आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि उस समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे व्यक्ति एन गोपाल स्वामी अयंगर और तीसरे के एम मुंशी और चौथे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और पांचवे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे बी एल मित्रा जो थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर एन माधव राव को लिया गया। और लास्ट डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो जाने के कारण पी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो आपको ये सातों नाम क्या है याद रख लेना बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन कि निम्न नामों में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, और फिर आपको देगा 1 2 2 3 3 1 ऐसे करके वो आपको ऑप्शंस देगा और आप उस समय बड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये सातों के सातों नाम जो प्रारूप समिति के या ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे उनके सातों नाम आपको याद रख लेने हैं। और ये आपको ये तो बिल्कुल एकदम मेन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्रा जो थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर माधव राव सदस्य बने। और इसी प्रकार टीपी खेतान और इनकी मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर कृष्णामाचारी को सदस्य लिया जाता है। तो ऐसे आपने देखा कि जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी यानी प्रारूप समिति कि किस प्रकार उसके 7 सदस्य वो कमेटी थी और कौन कौन उसके सदस्य थे, ये आपको अच्छे से क्या है याद कर लेना है। यहाँ ये क्वेश्चन आपका ये मान के चलिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे कि वो छोटी समितियां अभी तक हमने देखी 8 बड़ी समिति और फिर हमने उनमें से एक कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का हमने विस्तृत अध्ययन किया, यानी कौन उसके मेंबर थे और उसके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसी प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण सारी नहीं यानी जितनी टोटल या कुल उप समितियां थी हम उन सभी का अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण थी उनको हम देखेंगे कि जिसमें पहली वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा सदन समिति यानी सदन किस प्रकार चलेगा और उसके अध्यक्ष थे बी पट्टा बी सीतारमैया। और तीसरा कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। इसी प्रकार चौथा राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी आपसे क्या है बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको ये कुछ इंपोर्टेंट समितियां और उनके अध्यक्षों को याद कर लेना है। इनके लिए आपको कोई शॉर्टकट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपको ये कुछ महत्वपूर्ण कमेटी और उनके अध्यक्षों को याद कर लेना अति आवश्यक है। आप देखेंगे 5वीं संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति और उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलकर। और फिर आप देखेंगे जो 6 नंबर सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और इसके अध्यक्ष थे एस वर्धाचारी। और 7th संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति और इसके अध्यक्ष नालिनी। और 8वां रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस के डार जो सभा के सदस्य नहीं थे। इस प्रकार से ये कुछ छोटी समितियां और ये अन्य कुछ और छोटी समितियां यानी भाषाई प्रांत आयोग और एस के डार जो ये सभा के सदस्य नहीं थे। यानी कुछ ऐसे भी लोग थे
सभा में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन वो अपने आप में उस विषय को लेकर गहनता क्या है या विशेषज्ञता रखते थे। तो कुछ ऐसे लोगों को भी जो किसी विशेष क्षेत्र में एक विशेषज्ञता रखते हो, तो ऐसे लोगों को भी संविधान सभा में शामिल किया गया था। यानी वो एक स्पेशल कोई स्पेशल किसी भी स्पेशल या विशेष क्षेत्र में एक एक अच्छी बुद्धिमत्ता या कहे कि अच्छा ज्ञान रखने वाले, किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा ज्ञान रखने वाले कुछ लोगों को, जो चुनाव जीतकर नहीं आए थे, ऐसे लोगों को भी संविधान सभा में रखा गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन, ये प्रेस दीर्घा समिति आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो महिला और जिनका नाम था उषानाथ सेन। इसी प्रकार नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये तो हुई कि जब हमने उस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी मीटिंग में या तीसरी बैठक में रखा गया, तो हमने उन सभी संविधान सभा के सभी कार्यों के संचालन हेतु और संविधान बनाने के लिए कुछ कमेटियां बनाई और वो अलग अलग विषयों पर अपने विचार रख रही थी। यह हमने उन कमेटियों को देखा और उनके अध्यक्षों को देखा। लेकिन अब आप खुद से भी देखेंगे और सोचेंगे कि इन कमेटियों के बनने के बाद कहीं ना कहीं कुछ विचार या कुछ पॉइंट्स बाहर निकल कर के आए होंगे। यानी इन कमेटियों ने किन्हीं अलग अलग विषयों पर विचार किया होगा और वो जो विचार किया होगा वो बाद में कहीं ना कहीं बाहर निकल के आए होंगे, यानी उनको कभी रखा गया होगा। तो हम देखते हैं कि उन कमेटियों के द्वारा कैसे चीज़ों को रखा गया और फिर उन पर कैसे विचार होता है, क्या संशोधन होते हैं, और फिर वो कैसे हम देखेंगे उन सभी पर संशोधन या कुछ होने के बाद कैसे अंतिम मोहर लगती है और कैसे हमारा संविधान पास होता है। तो आप देखेंगे कि विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, यानी वो जो सारी समितियां जिसमें छोटी और बड़ी सारी समितियां थी, उन सभी समितियों के प्रस्ताव यानी उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए उन करने के बाद, समिति के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में तैयार किया। यानी आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग होती है और आप देखेंगे कि वो सारी समितियां अपने अपने प्रस्ताव रखती है और पहली बार उन सभी समितियों के प्रारूपों को एक साथ जोड़ करके पूरा का पूरा एक ऐसे ड्राफ्ट बना करके पहली बार 1948 में सामने रखा जाता है। और ये रखा जाता है फरवरी 1948 में। और फिर आप देखेंगे कि भारत के लोगों को क्योंकि हम एक ऐसा संविधान बनाने जा रहे हैं जहां हमारी सोच या हमारा विचार है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बने, यानी यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी शक्ति लोगों की हो, जनता सर्वोपरि हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम संविधान बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लोगों से राय लेना अति आवश्यक हो जाता है। जब हम एक तरफ ये कल्पना करते हैं कि संविधान या हमारे देश में सर्वोपरि जनता हो, यानी अंतिम शक्ति जनता के पास हो, देखा जाए तो ऐसे में ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि क्यों ना हम उस संविधान को जो हमने ड्राफ्ट बनाया है कि उसको हम जनता के सामने रखें और जनता भी उस पर अपने विचार रखें। तो ऐसे में जब पहली बार 1948 में वो प्रारूप कंप्लीटली तैयार करके पहली बार वो प्रारूप सामने आता है तो उसको जनता के सामने रखा जाता है, उस पर जनता के विचार सुनने के लिए, जनता के विचार एक्सेप्ट करने के लिए। तो भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। यानी एक लंबा समय भारतीय लोगों को दिया गया
कि वो लोग इस संविधान पर विचार करें और संविधान सभा को अपने प्रस्ताव भेजे। यानी संविधान सभा चाहती थी कि अगर जो हम लोगों ने या संविधान सभा के मेंबरों ने या उन समितियों ने जो डिसाइड किया और उस आधार पर जो प्रस्ताव या फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, संविधान सभा चाहती थी कि उस पर लोग भी अपने कम से कम विचार रख ले। तो ऐसे में लोगों को 8 माह का या भारत की जनता को 8 माह का समय दिया गया और लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति के द्वारा दूसरा प्रारूप तैयार किया गया और ये प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। यानी ये 8 माह के बाद फरवरी 1948 से अक्टूबर अक्टूबर 1948, यानी इस 8 माह के बाद जो लोगों से प्रस्ताव आए उनको उस पहले वाले प्रारूप में संशोधन करके एक नया प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया जाता है और फिर इस प्रारूप पर, इस संविधान में जो प्रारूप नया तैयार किया जाता है, इस पर दोबारा विचार विचार विमर्श होते हैं और उसके लिए फिर एक सेशन स्टार्ट होता है। और अब हम देखेंगे कि वो सेशन कौन से सेशन थे। उनमें से सबसे पहला सेशन यानी वो जो अक्टूबर 1948 में जो फाइनल प्रारूप जनता के सुझाव देने के बाद बना, तब अब विचार और विमर्श करने के लिए फिर सेशन चलता है और पहला सेशन होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। यानी आप देखेंगे कि कैसे अक्टूबर 1948 में वो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है और फिर अगले ही महीने यानी नवंबर में 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हमारी संविधान सभा का एक सेशन चलता है और फिर इसी प्रकार एक दूसरा सेशन जो काफी लंबे समय तक चलता है यानी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक एक दूसरा सेशन चलता है। और ये सेशन इतना लंबा होता है, या लंबा होने का कारण ये होता है कि जो 8 माह में लोगों के द्वारा संशोधन भेजे गए उनमें से जो कुछ अति महत्वपूर्ण लगे उन पर चर्चा होती है और फिर हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट था उसमें संशोधन किए जाते हैं ताकि हम एक फाइनल संविधान तैयार कर पाएं और उसमें सभी के प्रस्तावों को, यानी जो भारत के लिए उत्तम हो सकता है, मैक्सिमम अच्छा हो सकता है, उनको शामिल किया जाए। तो आप देखेंगे कि दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात 7635 संशोधन प्रस्तुत किए गए जिसमें से 2437 को स्वीकार किया गया। यानी लगभग 7500 जो संशोधन आए, लोगों के द्वारा प्रस्ताव दिए गए, तो उनमें से जो लगभग 2450 प्रस्तावों पर विचार किया गया और फिर आप देखेंगे वो विचार करने के बाद एक तीसरा वाचन या सेशन शुरू होता है जो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। और अब वो घड़ी आती है यानी हमारा संविधान लगभग तैयार हो चुका था और अब हम उसको, ये वो हमारा फाइनल सेशन होता है या वाचन होता है चर्चा का, जिसमें इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। यानी अब हमारी वो संशोधनों की या फिर वो जो कमियां थी उनको दूर करने की जो यात्रा थी वो लगभग पूर्ण हो चुकी थी। यानी हमने जनता से प्रस्ताव और संविधान सभा द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों पर विचार करके और संशोधनों के साथ अंतिम अपना सेशन जो 14 नवंबर से और 26 नवंबर 1949 तक चलता है उसमें हम फाइनल उसको तैयार कर लेते हैं। और 26 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा है।
रखा जाता है और 26 नवंबर 1949 आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार यानी एडॉप्ट कर लिया जाता है। तो आपने देखा कि ये वो अंतिम दिन था जब भीमराव अंबेडकर द्वारा इस संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा जाता है और ये प्रस्ताव स्वीकृत भी हो जाता है। यानी ये वो 26 नवंबर 1949 का वो दिन था जब हमारा संविधान हमारी संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट या अंगीकार किया गया। इस दिन संविधान सभा में कुल 284 या 284 सदस्य संविधान सभा के सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या लगभग 8 थी। इसमें जो मुख्य थी वो श्रीमती सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। यानी आपने देखा कि सबसे पहले वो प्रारूप समितियां जो अपने प्रस्ताव रखती है, एक प्रारूप फरवरी 1948 में सामने संविधान सभा के सामने सभी समितियों से लिए गए प्रस्तावों एक साथ मिलाकर के पहली बार संविधान का प्रारूप फरवरी 1948 में सामने रखा जाता है और फिर उस प्रारूप पर लोगों से यानी भारत की जनता के भारत के नागरिकों से विचार लिए जाते हैं। यानी जनता से सीधा उस पर विचार जनता के प्रस्ताव उस पर लिए जाते हैं और वो प्रस्ताव लेने के बाद जो जनता से प्रस्ताव आते हैं फिर उन पर सेशन होता है और उन पर चर्चा की जाती है और एक नहीं दो वो एक दूसरा लंबा सेशन चलता है जो 1 वर्ष से कुछ अधिक तक चलता है। पूरा डिस्कस उस पर किया जाता है। उसके बाद जब तीसरा सेशन चलता है और लगभग 12 दिन चलने के बाद आखिरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 26 नवंबर 1949 को उस संविधान को अंगीकार करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है और वो सफल रहता है और उसको संविधान सभा के द्वारा अंगीकार कर लिया जाता है। और उस दिन सभा में कुल 284 सदस्य है जिसमें से 8 महिलाएं और उन प्रमुख महिलाओं में सरोजनी नायडू और दुर्गाबाई देशमुख और हंसा मेहता प्रमुख महिलाएं उस दिन मौजूद थी। तो आप देखेंगे कि जो हमारा संविधान का जो परिवर्तन होता है यानी जिस दिन हमने उसको अंगीकार किया तो कौन से वो एक्ट या कौन से वो प्रावधान जो हमारे संविधान में लिए गए थे वो कौन से ऐसे प्रावधान थे कि जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। तो आप देखेंगे कि आप जो आज का संविधान देखते हो उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, कुछ प्रावधान जो हमारा संविधान सिर्फ संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया यानी अभी उसको भारत पर लागू नहीं किया गया है। यानी वो बनने के बाद हमारा संविधान बनने के बाद उस संविधान सभा यानी जिसने उसको बनाया सिर्फ उसके द्वारा अभी उसको अंगीकार एडॉप्ट किया गया था। लेकिन उस संविधान के कुछ कानून उसी दिन से लागू हो जाते हैं और वो कानून आप देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को नागरिकता यानी सिटीजनशिप, चुनाव, इलेक्शंस और तदर्थ संसद, अस्थायी वह परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये आप बाद में देखेंगे कि ये लगभग सारे अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। और जैसा आप देख चुके हो कि नागरिकता से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित, पार्लियामेंट से संबंधित वह कुछ परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और अनुच्छेद 60, 324 और 366, 367, 379, 380 और 388, 391 और 392 और 393 ये उसी दिन से यानी 26 नवंबर 1949 से ही क्या है लागू हो गए थे।
यानी आपने देखा कि ये वो कानून या अनुच्छेद थे या हमारे संविधान के वो प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 से ही क्या है लागू हो गए थे। तो संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी जो संविधान के शेष प्रावधान होते हैं, यानी इन सभी प्रावधानों को छोड़कर जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, इनको छोड़कर बाकी शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू होते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं या इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसीलिए चुना गया, ये भी जान लेना आवश्यक है कि इसी दिन को क्यों संविधान का लागू करने का दिन चुना गया, क्योंकि इस दिन को 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस आप देखेंगे कि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी इसके पीछे 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुनने का एक कारण था, और वो था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया और फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो अब देखेंगे कि हमारे संविधान से संबंधित कुछ चीजें, यानी अब हमारा संविधान संविधान सभा के द्वारा अंगीकार कर लिया जाता है और कुछ प्रावधानों को उसी दिन के साथ में लागू भी कर दिया जाता है, लेकिन शेष बचे हुए प्रावधान 26 जनवरी 1950 यानी जब संपूर्ण संविधान को भारत में लागू किया जाता है, सभी नागरिकों पर सभी व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है, उस दिन के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे संविधान के बनने के बाद उससे संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ वो चीजें कि हमारे संविधान को बनने में कौन सी खास बातें रही, वो भी हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण के निमित्त कुल 11 अधिवेशन हुए। कुल ये बात हो रही है संविधान के निर्माण तक, यानी 26 नवंबर 1949 यानी जिस दिन संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को एडॉप्ट किया गया, वहां तक 11 अधिवेशन हुए और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगभग समय इसको बनाने में लगा। भारतीय संविधान के पारित या अंगीकृत होने की तिथि जो अभी हमने डिस्कस किया कि संविधान को एडॉप्ट होने की तिथि वो 26 नवंबर 1949 है। इस समय संविधान में कुल, इस समय का मतलब है उस समय, यानी जब संविधान बना लागू किया गया, उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। अब हम ये डिस्कस जब आगे संविधान को पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि अनुच्छेद होता क्या है, लेकिन आप देखेंगे अभी आप इतना याद रखेंगे कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। यानी उस संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, आखिर उसके अंदर तो हम जैसे किसी पुस्तक के अंदर देखते हैं कि इस पुस्तक के 3 भाग हैं, या फिर देखते हैं कि एक भाग में 10 चैप्टर हैं, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वो जो हमारा संविधान था उसमें इसी प्रकार 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और उस संविधान के 22 भाग थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक या 12वीं बैठक, मैंने कहा संविधान के निर्माण तक उसमें 11 अधिवेशन हुए। तो आप देखेंगे कि संविधान की जो अंतिम अधिवेशन, अंतिम और 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होती है और इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति
चुना गया और संविधान सभा भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। यानी अब वो समय है, यहाँ वो समय था कि जब उस संविधान सभा का अब कोई कार्य नहीं रह जाता, यानी अब संविधान सभा को भंग कर दिया गया और अब वो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। अब वो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। और ठीक इसी दिन आप देखेंगे कि कुछ संविधान सभा के द्वारा कुछ और अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जिनमें संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा के कुछ निम्न कार्य भी संविधान सभा के द्वारा किए गए। इनमें से 1949 में जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता, भारत की सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा के द्वारा ऑफिशियली अपनाया जाता है और वो तिथि होती है 22 जुलाई 1945। यानी आप देखेंगे कि ये वो तिथि है जब भारत को आज़ादी मिलती है, यानी 15 अगस्त 1947, यानी जब भारत आज़ाद होता है। यानी ये वो उससे कुछ ठीक पहले की तिथि है, यानी जब हमने अपनी उस आज़ादी की रात में तिरंगा फहराया होगा तो कहीं ना कहीं हमारी संविधान सभा ने हमारे उस तिरंगे को, तिरंगे झंडे को या उस ध्वज को पहले ही संविधान सभा के द्वारा अपनाया जा चुका था। और वो लगभग आप देखेंगे कि 20-22 दिन पहले, 22-23 दिन पहले उसको कहीं ना कहीं अपनाया गया। यानी आज़ादी मिलने से 22 से 23 दिन पहले उसको ऑफिशियली हमारी संविधान सभा ने अपनाया। तो इससे आगे आप देखेंगे कि 12वें अधिवेशन में या 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया। यानी जो हमारा राष्ट्रीय गान है जिसको हम जनगण मन के नाम से जानते हैं, उसको भी उस अंतिम या 12वें अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। और फिर आप देखेंगे कि इसी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम के रूप में आप जानते हैं, इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही उस राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना जाता है। और ये हमने अपनी ये सब चीज़ें हमने 24 जनवरी 2026 वाली क्लास में सब कुछ डिस्कस किया था कि आज का दिन किस प्रकार संविधान में काफ़ी महत्व रखता है। तो ये सब चीज़ें हमने उस क्लास में भी डिस्कस की हुई है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यहाँ का इस विषय से संबंधित है, इस टॉपिक से संबंधित है, तो ये जान लेना और इन तिथियों को याद कर लेना। और इसमें से जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि है तो आपको इसको इस प्रकार याद रखना है कि जब हमें स्वतंत्रता मिली यानी 15 अगस्त 1947 और उससे कुछ रोज पहले लगभग 22-23 दिन पहले, तो आपको तिथि याद रखनी है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा उस राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 यानी भारत में जब पहली बार चुनाव होते हैं, 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी जद्दोजहद के बाद, कितने संघर्षों के बाद, कितने बलिदानों के बाद उस भारतीय संविधान का निर्माण होता है और उसको पहले संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है और फिर कैसे भारत पर उसको लागू किया जाता है। तो हमने ये यात्रा पूरी संविधान के बनने तक की यात्रा, जो एक कठिन यात्रा थी, उसमें बहुत संघर्ष, बलिदान, बहुत हमारे पूरे भारत की जनता का काफ़ी योगदान
अपने आप में रहा था। यानी सभी ने संघर्ष किया और जब जाकर के हमें एक संविधान, यानी आज जिस वर्तमान में हम जी रहे हैं, जिन व्यवस्थाओं के अधीन हम जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी नींव बहुत गहरी थी। उस संविधान को बनाने में काफी संघर्ष रहा। तो वो संविधान आपने देखा कि किस प्रकार बना और कैसे वो लागू हुआ। तो अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट उस संविधान से संबंधित जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यानी उसके बनने से संबंधित कुछ फैक्ट ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। और ये कुछ एक बुकों में आपको चीजें तो सारी लगभग पुस्तकों में ही मिलती है, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं कि वो अक्सर सभी बुकों में नहीं होते। तो आपको इन फैक्ट्स को याद कर लेना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 की वो तिथि जो संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन या 12वें अधिवेशन के रूप में जानी जाती है, वो काफी महत्व रखती है। जैसे उसी तिथि को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और उसी से कुछ पहले मैंने बताया कि आज़ादी के कुछ रोज पहले कैसे हमारी संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं या पॉइंट्स हैं जो हमारे संविधान से संबंधित है। तो आपको इनको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। यानी संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में, मोहर के रूप में अपनाया गया था। यानी एक मोहर स्टैंप यूज की गई और उसमें हाथी का प्रतीक मानते हुए वो यूज की गई थी। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन। जब आप HC मुखर्जी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष की बात करते हैं, लेकिन यहां बात हो रही है LN मुखर्जी की, नॉट HC मुखर्जी। LN मुखर्जी को संविधान सभा का प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, यानी आप जिसको इस प्रकार की जो राइटिंग मूल संविधान में देखेंगे यानी कैलीग्राफी, या आप कहेंगे कि उस सुलेखक उस संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर थे। मूल संविधान एक प्रवाह में इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। यानी मूल जो संविधान था वो इटैलिक यानी ऐसे कुछ तिरछे अक्षरों में लिखा गया था और उसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत किया था। यानी ये आपने ये भी जाना होगा कि कैसे प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा उस संविधान का सुलेखन किया गया और फिर कैसे उस मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हमारे संविधान जो बनके तैयार हुआ उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, यानी वो जो हमने संविधान बनाया वो किस प्रकार से विशेष है, वो कौन सी विशेषताएं रखता है, ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और सभी से मेरा एक वही निवेदन है कि जो लगातार देख रहे हैं वो लगातार शेयर और लाइक करते रहिए। थैंक यू।